Guys, in this class we'll first see कि कुछ क्वेश्चंस और है वो कैसे बनाए जाएंगे, डिस्कशन करेंगे एंड फिर कुछ स्पेशल केसेस के बारे में पढ़ेंगे हम। ठीक, आई थिंक 3 और 4 स्पेशल केसेस हैव बीन लेफ्ट, तो हम लोग को वो डिस्कस करना है। बट फर्स्ट विल स्टार्ट विद सम ऑफ द क्वेश्चंस। आई थिंक सम ऑफ द क्वेश्चंस आई हैव गिवन यू एज होमवर्क इन द लास्ट क्लास, एंड टुडे विल डिस्कस सम ऑफ द क्वेश्चंस। और डिस्कस करते समय ही हम देखेंगे कि वो कौन से स्पेशल केस से है, कैसे क्वेश्चन को पढ़कर हम एक जजमेंट ले सकते हैं कि क्वेश्चन में करना क्या होता है। ओके, तो चलिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। इस क्वेश्चन को हम पहले पढ़ते अच्छे से और समझने की कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन में क्या हुआ। क्वेश्चन कह रहा है कि मिस्टर कार्तिक ने एक घर खरीदा। कब खरीदा? 1978। जैसे हमने ये डेट देखा, पहली चीज तो हमें समझ में आ गई कि पहला स्पेशल केस जो एप्लीकेबल है वो बिफोर 1/4/2001 वाला है। एंड हम अपने आप में तुरंत रिकैपिचुलेट कर लेंगे कि इस स्पेशल केस में हमने क्या पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि अगर कोई भी प्रॉपर्टी 1/4/2001 के पहले ली गई होती है तो उसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होता है एक्चुअल कॉस्ट और एफएमवी ऑन 1/4/2001 विच एवर इज हायर। दूसरी चीज हमने यहाँ ये भी पढ़ी थी कि एनी इम्प्रूवमेंट which has been incurred before 1/4/2001 shall not be considered. रीजन मैंने आपको बताया था, because in the amount of FMV on 1/4/2001, whatever improvement which have been incurred before 1/4/2001 will automatically be included. ओके, तो ये हमने पढ़ लिया 1/4/2001 वाले कॉन्सेप्ट में। एक रेनोवेशन की बात कर रहा है, रेनोवेशन इम्प्रूवमेंट नहीं होता, याद रखिएगा। 2 लाख रुपए का किया है, पहली बात तो ये है कि रेनोवेशन को इम्प्रूवमेंट नहीं मानते। ठीक, दूसरा हमने ये देखा कि 1/4/2001 के पहले खर्च किया गया तो ऐसे भी कंसिडर नहीं करेंगे। नवंबर 1997 में उसने रूफ बनाया घर पे, दिस इज एन इम्प्रूवमेंट, बट एज इट हैज बीन इनकर्ड बिफोर 1/4/2001 इसे भी इग्नोर कर दिया जाएगा। He gifted the house to his son, Mr. Gopal, in May 2007। मतलब ये अब दूसरे स्पेशल केस में चला गया, गिफ्ट ऑन इनहेरिटेंस। शायद अपने लास्ट क्लास में ही पढ़ा होगा, बार बार हमने फोकस किया था। सेक्शन 49 सबसेक्शन 1 ये उस केस से बिलोंग करता है। बिफोर दिस हाउस वॉज गिफ्टेड, कार्तिक ने एक एडवांस मनी रिसीव की। ओहो, सेक्शन 51 भी सीन में है। 2 लाख रुपए उसने वहां से लिए, और ये लिए कब थे उसने? 1 अप्रैल 1991 में। किससे लिए थे? मिस गोल्डी से, और हाउस को बेचने के लिए 20 लाख रुपए में। However, the sale could not be materialized and the advance was forfeited. Now मैंने आपसे पूछा क्या सेक्शन 51 ने क्या कहा था? आपने कहा सर सेक्शन 51 ने कहा था कि अगर करंट एसएससी किसी के साथ किसी नेगोशिएशन में जाता है फॉर ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट and receives any money, and later on as the commitment was not fulfilled he forfeits such amount. Such amount shall be deducted from the cost of acquisition as determined under section 55, and if this forfeiture was made on or after assessment year 1516, then the same should also be included under the head income from other sources. तो आप देखो ये पूरा प्रोविजन जो भी मैंने कहा वो यहाँ सेट ही नहीं हो रहा है। क्यों? पहला, कार्तिक ने फॉरफिट किया था, करंट एसएससी गोपाल है। ठीक है, देखो गोपाल ने हाउस घर बेचा मार्च 2020 में, कितने रुपए में? 45,000 रुपए, 45 लाख रुपए। तो पहली बात तो कैंसिल, करंट एसएससी फॉरफिटर नहीं था अमाउंट का। ठीक है, तो दो जो भी अमाउंट फॉरफिट हुआ है, कितना रुपया, जो भी वॉट एवर, 2 लाख रुपीज कहा था क्वेश्चन ने, वो 2 लाख रुपया कुछ नहीं करेंगे। ठीक, वो यहाँ पे
किसी तरह से भी सीन में नहीं दिखाई देगा, तो हमको उसके बारे में कंसिडर नहीं करना है। क्लियर? तो हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसा दिखेगा। नाउ फॉलो मी। आप अपनी कॉपीज निकाल लीजिए एंड फॉर्मेट्स ड्रॉ कीजिएगा एंड एज पर फॉर्मेट हम मूव करेंगे। चलिए आप इस तरह से बनाना स्टार्ट कीजिए। सबसे पहले हम लिख लेंगे एसएससी एंड स्टेटस ऑफ एसएससी, प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर। क्या कर रहे हैं हम कंप्यूटेशन कर रहे हैं ऑफ टैक्सेबल इनकम अंडर कैपिटल गेन्स। एसएससी का नाम क्या है? मिस्टर गोपाल। स्टेटस, he is an individual and we are assuming him to be a resident। प्रीवियस ईयर है 2019-20, असेसमेंट ईयर है 2020-21। फॉर्मेट ड्रॉ करेंगे। अब पूरा फॉर्मेट बनाइएगा। पीरियड ऑफ होल्डिंग कब से कब तक का था? 1978 टू मार्च 2020। दैट मीन्स इट्स अ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। क्यों लिखा हमने? सेक्शन 49 ने कहा था दैट इन केस ऑफ गिफ्ट और इनहेरिटेंस द पीरियड ऑफ होल्डिंग shall be considered with reference to previous owner। नोट लिखिएगा नीचे में ये जो भी मैंने कहा, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। कितने रुपए में बेचा है गोपाल ने ये प्रॉपर्टी? 45 लाख रुपए में। एनी सेलिंग एक्सपेंस और सेल रिलेटेड एक्सपेंस? सेड नो। नेट कंसिडरेशन 45 lakhs। लेस किया हमने इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। ध्यान से देखिए क्वेश्चन के अंदर एक्चुअल कॉस्ट तो बताया था कितना है, बट एफएमवी ऑन 1/4/2001 नहीं बताया। दैट मीन्स यू मे से on that part this question is incomplete। क्लियर कि एफएमवी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं, भी नील है हमारे लिए। कॉस्ट 10 लाख है, हम कॉस्ट को ही लेके चल रहे हो। आप नीचे में लिख दीजिएगा इन केस इफ एफएमवी ऑन 1/4/2001 इज मिसिंग, ठीक, देन द एक्चुअल कॉस्ट शैल बी कंसिडर्ड एज कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। ठीक, तो 10 लाख रुपए ही हमने कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लिखा है। नाउ सीआईए टॉप में होगा 289, बेस पे होगा 100। हम चेक करेंगे कि वैल्यू कितने की है। Indexed cost of improvement, write a note again regarding this part that
No cost of improvement shall be considered as all of them have been incurred before 1/4/2001. Blank. डिडक्ट क्यों नहीं किया, उसके लिए मैंने नोट 2 लिखा। यहाँ पे ये नोट 2 दो चीजें कंसिडर करेगा। पहला, हमने 10 लाख को COA क्यों लिया, और दूसरा, हमने वो फॉरफिटेड अमाउंट को डिडक्ट क्यों नहीं किया। क्लियर। इंडेक्सेशन हम प्रीवियस ओनर के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। अब यहाँ लिखोगे कि सेक्शन 49 के हिसाब से आप ये इंडेक्सेशन करंट एसएससी के बेस पे कर सकते हो, और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से आप ये प्रीवियस एसएससी के बेस पे भी कर सकते हो। हमने प्रीवियस एसएससी के बेस पे ही किया है। क्लियर। इसे हम क्या कहते हैं, LTCG ग्रॉस। क्लियर। नेट क्यों नहीं निकाला, एग्जामिशंस नहीं दिए हुए, और अगर आप चाहो तो आप इसके नीचे लिख सकते हो लेस एग्जामिशन अंडर सेक्शन 54 nil 16,10,000 as net LTCG। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स ने इंट्रोड्यूस किया एक पर्सनल कार को और एक रेसिडेंशियल बिल्डिंग को, जो उसने खरीदी थी 2 लाख और 4 लाख रुपए में रिस्पेक्टिवली पार्टनरशिप फर्म को। और जैसे हमने पढ़ा, हमें याद आ गया, दिस इज अ केस ऑफ सेक्शन 45 सबसेक्शन 3। याद है, एसेट्स गिवन बाय पार्टनर टू फर्म किस वैल्यू पे लिखते हैं। इस केस में एफवीसी क्या होगा, हमने पढ़ा था, इट शैल बी इक्वल टू बुक वैल्यू रिकॉर्डेड। ठीक है, किसको लेंगे हम, बुक वैल्यू जो फर्म रिकॉर्ड करता है उसे ही। तो देखो, फर्म ने कार को रिकॉर्ड किया 3 लाख रुपए पे और बिल्डिंग को रिकॉर्ड किया 9 लाख पे। उनकी एफएमवी भी दी हुई है। ठीक है, बट एफएमवी हमारे काम की नहीं है। याद रखिएगा, एफएमवी हम कब कंसिडर करते हैं, जब फर्म पार्टनर्स को देता है। क्लियर। इनके डेट ऑफ एक्विजिशन दिए हुए 1/1/2005 एंड डेट ऑफ ट्रांसफर दिया था 2/1/2020, ताकि आप इंडेक्सेशन के बारे में सोच सको। पीरियड ऑफ होल्डिंग लॉन्ग टर्म है एसेट्स की। ठीक, ये ट्रांसफर किए कब गए थे, वो डेट्स दिए हुए। अच्छा, इसमें से पर्सनल कार को तो हमें कंसिडर ही नहीं करना है, बिकॉज इट्स नॉट अ कैपिटल एसेट। तो ये दो लाख रुपए हमारे किसी काम के नहीं है, एंड इवेंचुअली ये 3 लाख रुपए भी हमारे किसी काम के नहीं है। टैक्सेबिलिटी एक्स की होगी, फर्म की नहीं, क्योंकि एक्स यहाँ सेलर है। ठीक, तो हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन को किस तरह से बनाया जाएगा। अगेन आप फॉलो कीजिए मुझे। यहाँ लिख लीजिए।
नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल विल राइट पीरियड ऑफ होल्डिंग, कि कब से कब तक का पीरियड ऑफ होल्डिंग है। तो देखिए ये लिखा था 1 जनवरी 2005 से लेकर 2 जनवरी 2020। याद रखिएगा हम सिर्फ बिल्डिंग का केस ले रहे हैं, ठीक। ये बिल्डिंग वाली प्रॉपर्टी आएगी, पर्सनल कार को हम नहीं लेंगे। नीचे नोट लिखेंगे कि पर्सनल कार इज नॉट अ कैपिटल एसेट, देयरफॉर द इनकम derived from such transfer shall not be included under this category, ठीक। it's an LTCA, long term capital asset, clear। you can write here building, right। full value of consideration कितने का है, क्वेश्चन के हिसाब से बुक वैल्यू जो फर्म ने रिकॉर्ड किया था वही हम लेने वाले हैं। 9 लाख रुपए रिकॉर्ड किए थे फर्म ने। कोई भी सेलिंग एक्सपेंस नहीं है या ट्रांसफर एक्सपेंस नहीं है, तो हमारा नेट अमाउंट हो जाएगा 9 लाख। उसके बाद हम लेस करेंगे ICOA, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। इसके अंदर उसका कॉस्ट कितना था जो उसने खरीदा था, 4 लाख रुपए में उसने ये बिल्डिंग खरीदी थी। हमें कन्वर्ट करना है इसे 289 के रिस्पेक्ट में, और 2005 मतलब 45 का CIA टेबल चेक करना है। देखिए हमने जब इस टेबल को चेक किया तो 2004-5 का बैलेंस जो था वो 113 था, 113। तो अकॉर्डिंगली हम इसी बैलेंस को यूज करने वाले हैं। देखिए वैल्यू कितनी आती है, अप्रॉक्स, ठीक है। ये आपका 8-9 भी आ सकता है, आप इसे 8 बोलकर लिख सकते हो, सी योर चॉइस। ₹1,23,008 नेगेटिव। इसे क्या लिखेंगे, LTCL, बिल्डिंग का। कार को कंसिडर क्यों नहीं किया, आंसर इज विथ यू, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, इट्स नॉट अ कैपिटल एसेट, तो उसे कंसिडर नहीं करेंगे, क्लियर। चलिए हम एक और स्पेशल केस आज पढ़ते हैं। आज हमें 2-3 स्पेशल केसेस पढ़ने थे। हम नेक्स्ट स्पेशल केस पिक कर रहे हैं, इट्स अ स्पेशल प्रोविजन रिलेटिंग टू लैंड एंड बिल्डिंग एंड इट्स अंडर सेक्शन 50 सबसेक्शन 1। ये एक्चुअली केस क्या है मैं आपको बता दूं। ये केस सीन मैथड से हमने अक्सर देखा है, फ्रॉम एंसेस्टर्स से भी अपना सुना है, दादाजी से, पापा से, कि और देखा भी, मतलब डे टू डे इवन इन मारवाड़ी फैमिलीज इट्स वेरी कॉमन, ठीक। व्हाट वी डू, जनरली लोग ऐसा करते हैं कि मान लीजिए आपको एक प्रॉपर्टी बेचनी है, मार्केट वैल्यू है 60 लाख रुपए। आप बायर को कहोगे नहीं नहीं 60 लाख में तो बेचूंगा, बट पूरे पैसे कैश में नहीं चाहिए, मतलब सॉरी चेक से नहीं चाहिए, हमें कुछ पैसे कैश में चाहिए। आप उसे कहोगे कि मैं एग्रीमेंट में लिखूंगा कि मैं ये घर बेच रहा हूँ तुम्हें 45 लाख रुपए में, तुम 45 लाख रुपए मुझे पक्के में देना, दैट मीन्स बाई चेक, एंड रिमेनिंग 15 लाख रुपीज मुझे कैश में चाहिए। मैं ये बताऊंगा नहीं कि आपने मुझे 15 लाख रुपए दिए हैं, ठीक, और आप भी मत बोलना। इससे तुम्हारा क्या फायदा, तुम अपने ब्लैक मनी को रोलिंग में यूज कर पा रहे हो। अपने 15 लाख रुपए जो आपके पास ब्लैक मनी है, अनअकाउंटेड मनी, उसे आप यूज कर लिए।
और मुझे उस 15 लाख रुपए पे टैक्स नहीं देना पड़ा। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट तो सब एसेट्स को कंट्रोल नहीं कर सकती, बट लैंड एंड बिल्डिंग पे गवर्नमेंट का कंट्रोल है, बिकॉज उनके पास एक पर्टिकुलर अथॉरिटी है जो इस वैल्यूएशन को कंट्रोल करती है, जिसे हम स्टैम्प वैल्यूएशन अथॉरिटी कहते हैं। तो याद रखिएगा, ये केस कहता है कि अगर अगर आपका सेल वैल्यू, क्या वैल्यू, सेल वैल्यू अगर कम हुआ, किससे, वैल्यू गिवन बाय स्टैम्प वैल्यूएशन ऑथोरिटी, तो हमें क्या करना होगा, हमें स्टैम्प वैल्यूएशन ऑथोरिटी के वैल्यू को ही, जो भी वैल्यू गिवन बाय स्टैम्प वैल्यूएशन ऑथोरिटी है, whatever value it is shall be considered as सेल वैल्यू। एंड हम सेल वैल्यू को क्या कहते हैं टैक्सेशन में, एफपीसी। मतलब मान लो अगर ऐसा होता कि मेरे घर की कीमत गवर्नमेंट कह रही है 55 लाख रुपए, मुझे मार्केट से 60 लाख मिलने थे, मैंने आपको ये घर बेच दिया 45 लाख रुपए में, ऑन पेपर्स लिए पूरे 60 लाख है, मैंने ऑन पेपर्स लिखा कि मैं 45 लाख रुपए में बेच रहा हूँ, ठीक है, गवर्नमेंट को भी यही बताया कि मैंने 45 लाख रुपए में बेचा है। तो क्योंकि गवर्नमेंट के हिसाब से अब सेल वैल्यू जो मैंने जिसमें बेचा है ये सामान, वो उनके वैल्यू से कम है, तो गवर्नमेंट कहेगी कि मुझे नहीं मतलब, आप 45 में बेचो, 50 में बेचो, आपने हमारे वैल्यू से कम में बेचा है, हम अपने वैल्यू को ही सेल वैल्यू मानेंगे। इसी वैल्यू पे बायर स्टैम्प ड्यूटी एंड रजिस्ट्रेशन फी पे करेगा, और इसी वैल्यू पे आप सेल्स इनकम टैक्स पे करोगे। बात समझ में आई? अगर आपका एक्चुअल सेल वैल्यू स्टैम्प वैल्यूएशन के दिए हुए वैल्यू से कम आया, तो गवर्नमेंट अपने ही स्टैम्प वैल्यूएशन के वैल्यू को सेल वैल्यू मान लेगी। इन दैट केस आपको ज्यादा अमाउंट पे टैक्स देना पड़ेगा। आपने कहा सर कोई रास्ता नहीं है, रास्ता है। रास्ता ये है, पहला रास्ता कि आप इसे चैलेंज कर सकते हो। कहा? इन द कोर्ट ऑफ लॉ। मतलब कोर्ट में चले जाओ, सर मजाक कर रही है, बोले सर 55 में ही बिकेगा, नहीं मिल रहा मार्केट वैल्यू, पैंडेमिक्स के कारण सब कुछ खत्म हो गया है, ठीक है, मार्केट में पैसे नहीं है, लोग खरीदना नहीं चाह रहे, वैल्यू डिग्रीड कर रहा है प्रॉपर्टीज का, क्या करें हम? इन दैट केस क्या होगा, जो भी वैल्यू कोर्ट डिसाइड करेगी उसे ही फिर एफपीसी माना जाएगा। बट यहाँ तो ऐसा भी हो सकता है कि गवर्नमेंट वैल्यू बढ़ा दे, मतलब कोर्ट वैल्यू बढ़ा भी दे। अगर मान लो उन लोगों ने अच्छे दावे प्रेजेंट किए तो ऐसा भी हो सकता है कि वैल्यू बढ़ जाए, उनकी उनकी बात ही रख ली जाए। केसेस तो किसी के भी फेवर में हो सकते हैं। तो बेटर ऑप्शन क्या होता है? बेटर ऑप्शन होता है आप अपने असेसिंग ऑफिसर एओ से, जिसे हम असेसिंग ऑफिसर कहते हैं, उससे रिक्वेस्ट करो कि सर आप एफएमवी रीअसेस करके बताओ एसेट्स, मतलब आप बताओ कि आपके वैल्यू आप हम दोनों से कौन सही है। ये ऑप्शन बेटर इसलिए है क्योंकि एओ से आप थोड़ी सी सेटिंग कर सकते हो। आई एम नॉट लिविंग इन अ कंट्री विच इज करप्शन फ्री, तो वी ऑल नो कि थोड़ा सा मिठाई उठाई ले दे के आप समझ ही रहे, सेटिंग की जा सकती है। इन दैट केस क्या होगा, इन दैट केस जो एफएमवी एओ डिसाइड करेगा, जो एफएमवी एओ डिसाइड, वो या जो स्टैम्प वैल्यूएशन की वैल्यू थी वो जो भी कम होगी उसी को हम फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मान लेंगे। मतलब अब उसे ही सेल वैल्यू मानी जाएगी। क्लियर? समझ में आया आपको? इसके ऊपर बेस में कुछ कुछ क्वेश्चंस आपको दिखाऊंगा, बट जो क्वेश्चंस हमारे पास इस स्पेशल केस पे है वो थोड़े कंपोजिटिवली बड़े हैं, तो हम उसे बाद में करने वाले, बिकॉज फॉर दैट वी रिक्वायर द नॉलेज ऑफ एग्जामिनेशन सेक्शंस आल्सो। ठीक, कुछ बड़ा नहीं है सेक्शन है, बस इतना से याद रखना है कि अगर क्वेश्चन में ऐसा लिखा हो कि आपने एक प्रॉपर्टी बेची एक दाम में और स्टैम्प वैल्यूएशन आपसे ज्यादा दाम बोल रहा है, तो याद रखना बात स्टैम्प वैल्यूएशन की ही मानी जाएगी। हाँ, उसके बाद ऐसा हो सकता है कि क्वेश्चन में ये कहे कि आपने कोर्ट में केस किया है, अगर केस किया है तो कोर्ट की बात मानी जाएगी। और अगर क्वेश्चन में ऐसा लिखा हो कि आपने एओ से रिक्वेस्ट किया है, तो फिर स्टैम्प वैल्यूएशन की वैल्यू और एओ की दी गई एफएमवी विच एवर इज लोअर,
बस इतना सा याद रखना। नेक्स्ट स्पेशल केस, इसके ऊपर अभी हम सम्स करने वाले। दिस इज स्लम सेल। स्लम सेल क्या होता है? स्लम सेल का मतलब होता है कि जब कोई अपना बिजनेस, एक या एक से ज्यादा बिजनेस, विदाउट एनी असेसमेंट ऑफ वैल्यूज, मतलब मान लो जैसे हम लोग जनरली जानते हैं, हमने अकाउंटेंसी में पढ़ा है, ठीक, सेल टू अ कंपनी या कोई भी अमलगमेशन या मर्जर का कॉन्सेप्ट, तो हम क्या देखते हैं कि वेंडर कंपनी जो होती है, मतलब जो कंपनी बिक रही होती है, वो अपने एसेट्स और लाइबिलिटी को रीअसेस करती है, मतलब एसेट्स को रीवैल्यू करती है और लाइबिलिटी को रीअसेस करती है। बट मान लो अगर किसी कंपनी ने, मतलब किसी ने अपने बिजनेस को लमसम कंसिडरेशन है, मतलब एक कुछ भी एक अमाउंट बोला कि अच्छा ठीक है चलो 400 करोड़ रुपया दो, बिजनेस ले लो। उसने ये पता ही नहीं किया कि उसके एसेट्स कितने के, लाइबिलिटीज कितने की। इस टाइप के प्रोसेस को हम स्लम सेल कहते हैं। ठीक, तो स्लम सेल के केस में जो भी स्लम सेल से प्रॉफिट होता है उसे हम कैपिटल गेन मानते हैं। बट इसमें कुछ बातें याद रखनी है आपको। पहली, आपको क्वेश्चन में सेल वैल्यू तो दिया होगा, बट बिजनेस का कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगा? तो क्वेश्चन कहता है कि, मतलब प्रोविजन कहता है कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट टुगेदर विल बी कंसिडर्ड एज नेटवर्थ, मतलब नेटवर्थ of the business shall be considered as cost of acquisition and cost of improvement। अब आपको पता है नेटवर्थ निकालने के दो तीन तरीके हैं। एक तरीका तो ये है जिसे हम एसेट साइड अप्रोच कहते हैं, जहाँ पे हम बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स ले लेते हैं एक्सक्लूडिंग फिक्सटिशियस एसेट्स। ठीक है, मतलब फिक्सटिशियस एसेट्स क्या होता है आपको पता है, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस एंड ऑल, ये एसेट्स होती नहीं बट एसेट साइड में दिखते हैं। ठीक, तो मैंने क्या कहा, बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स ले लोगे और बुक वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज को माइनस कर दोगे। क्लियर, तो आपको नेटवर्थ मिल जाएगा। इस नेटवर्थ को हम बहुत सारे नाम से जानते हैं, जैसे हम इक्विटी शेयर होल्डर्स, मतलब शेयर होल्डर्स फंड कहते हैं, इक्विटी कहते हैं, ठीक, और ओनर्स राइट भी कहते हैं। तो अलग अलग नाम से इसे जानते हैं हम। अच्छा, बुक वैल्यू और बुक वैल्यू एसेट्स और लाइबिलिटीज की जब कंसिडर करेंगे तो कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है। क्या? पहली बात, जितने भी डिप्रिशिएबल एसेट्स होंगे उनके बुक वैल्यू नहीं, हम उनके WDV मतलब रिटेन डाउन वैल्यू, वो भी एज पर आईटी रूल्स। आईटी रूल्स मतलब इनकम टैक्स के रूल्स के हिसाब से जो WDV होनी चाहिए, मतलब डेप्रिसिएशन के रेट्स इनकम टैक्स वाले होने चाहिए। सेक्शन 32 में ऑफ इनकम टैक्स एक्ट में एसेट्स के डेप्रिसिएशन किस तरह से किए जा सकते हैं उसके ऊपर पूरा लिखा गया है, तो उसके हिसाब से ही WDV आपको कंसिडर करना है। डर रहे होगे, एग्जाम में WDV बता देता है। आपके MCQ पेपर्स में बस इतना से ही पूछेगा दैट इन केस ऑफ स्लम सेल एज पर सेक्शन 50B, ठीक है, इफ एन एसेट इज अ डेप्रिशिएबल एसेट्स इट्स बुक वैल्यू शैल बी, ऑप्शन में आपको लिखना है WDV ऑफ एसेट एज पर आईटी रूल्स। अच्छा, एसेट्स जो 35 AD में कवर्ड है, मैं आपको बता दूं, ये साइंटिफिक रिसर्च के एसेट्स है। आप पढ़ोगे PGBP चैप्टर में या पढ़ लिया होगा दैट 35 AD में उन्होंने ये कहा कि कुछ एसेट्स आप खरीदते हो तो 100% डिप्रिशिएशन क्लेम किया जा सकता है। मतलब अगर 100 रुपए में खरीदा, पूरा 100 रुपए डिप्रिशिएशन क्लेम कर लिया, तो हमारे साथ से उसकी बुक वैल्यू होगी 0। अगर उसकी बुक वैल्यू 0 है तो हमें इस केस में उसकी बुक वैल्यू क्या लेनी होगी? 0। क्लियर? और अदर एसेट्स मतलब अपार्ट फ्रॉम दिस टू, कोई भी अगर एसेट हो तो उसकी बुक वैल्यू ही हम कंसिडर कर लेंगे। याद रखना, बेनिफिट ऑफ इंडेक्सेशन यहाँ नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि जब आप बुक वैल्यूज ले रहे हो तो बुक वैल्यू बैलेंस शीट में होती है, और बैलेंस शीट का टोटल टेन्योर 1 ईयर का ही होता है। मतलब बैलेंस शीट इज प्रिपेयर्ड ऑन द लास्ट डे ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, ठीक, तो वो सिर्फ एक साल के फाइनेंशियल पोजीशन को दर्शा रही होती है या दिखा रही होती है। तो एज द पीरियड इज ऑफ 12 मंथ्स एंड वी नो कि कैपिटल एसेट्स में सबसे छोटा पीरियड जिसके बेसिस पे हम शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कहते थे, वो 12 मंथ्स का होता था। तो ये 12 मंथ्स का पीरियड क्रॉस नहीं कर रहा, इसलिए हम इंडेक्सेशन नहीं करेंगे, तो सिर्फ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट ही माइनस होगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को इस बेसिस पे कि किस तरह से किया गया है। तो आप देखिए क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में। ये एक्स लिमिटेड का बैलेंस शीट दिया है 10 जनवरी 2020 का, मतलब जिस दिन ये सेल हुआ है उसके बैलेंस शीट में एसेट्स है और लाइबिलिटीज है। इसने अपना पेपर बिजनेस बेच दिया। क्या बेच दिया? कब? जिस दिन ये बैलेंस शीट बनाई गई उसी दिन। जैसे हम जनरली जानते हैं अकाउंटेंसी में
कि जिस दिन सेल होता है उस दिन का बैलेंस शीट हमें चाहिए होता है, तो इसीलिए हम रीवैल्यूएशन और रीअसेसमेंट करते हैं। अब क्योंकि बैलेंस शीट ऑलरेडी उस डेट का है इसलिए रीवैल्यू और रीअसेसमेंट नहीं किया जा रहा। कितने रुपए में बेचा है? 800 लाख में, मतलब 8 करोड़ रुपए में। उसने पेपर बिजनेस को स्टार्ट किया था 2005-6 में, बट कोई फर्क नहीं पड़ता, बट ये सिर्फ जानने के लिए कि ये लॉन्ग टर्म एसेट है। ठीक है। बिल्डिंग जो है ना, जो पेपर बिजनेस की है, इसे आपने खरीदा था 1 अप्रैल 2001 में, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसकी फेयर मार्केट वैल्यू ऑन द डेट ऑफ स्लम सेल कितनी है? 60 लाख रुपए। और WDV कितनी की है? एज पर सेक्शन 43 सबसेक्शन 6 में 40 लैक्स। तो अब ध्यान देते हैं पहले पेपर बिजनेस भी का, तो पेपर बिजनेस के एसेट्स और लायबिलिटीज क्या है। देखो, लैंड पेपर बिजनेस का है, बिल्डिंग पेपर बिजनेस का है, करंट एसेट्स पेपर बिजनेस के पास 100 लाख रुपए के है, लायबिलिटीज में 10 रुपए की लायबिलिटी है, और ये रिवैल्यूएशन रिजर्व है जो लैंड से जुड़ा है और लैंड पेपर बिजनेस का है। ना अगर इसके बेसिस पे बात करें तो कौन कौन से वैल्यूज चेंज होंगे, ध्यान से देखिएगा। बिल्डिंग एक डेप्रिशिएबल एसेट होता है, लैंड डेप्रिशिएबल एसेट नहीं है। ठीक, तो लैंड का केस में तो आप देखोगे कि 65 रुपीज का आपके पास रिजर्व है लैंड के रिलेशन में, और लैंड की कीमत है 100। इसका मतलब लैंड के पास नेट कीमत 35 रुपए की है या 35 लाख रुपए की, यू कैन से। कैसे? क्योंकि एसेट्स के अगेंस्ट आपके पास लायबिलिटी है, तो नेट वैल्यू ऑफ दिस एसेट इज 35 लैक्स। अच्छा, पेपर बिजनेस का 50 लाख बुक वैल्यू है, बट डिप्रिशिएबल बिल्डिंग होती है, तो WDV लेना था। IT रूल्स के साथ से इसका WDV 40 लैक्स का है, तो हम यहाँ पे वैल्यू कितना कंसिडर करने वाले हैं? 40 इंस्टेड ऑफ 50। केमिकल बिजनेस से तो कोई लेना देना नहीं है, करंट एसेट्स पूरा आएगा। इसका मतलब हमारे पास टोटल एसेट्स कितने रुपए का है? 165 का टोटल एसेट्स, और बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स यू कैन सी। अच्छा, इस तरफ आएंगे तो 10 रुपए की हमारे पास एक लायबिलिटी है पेपर बिजनेस की, तो इसका मतलब यहाँ पे हमारा नेटवर्थ कितने का हो गया? सॉरी, एक, अच्छा गाइज, जस्ट करेक्टेड, इट शुड बी 175। मैंने एक्चुअली नेट फिगर डायरेक्टली लिख दिया था, इट्स 175 एंड 10 ऑन द क्रेडिट साइड। दिस मीन्स कि आपका नेटवर्थ 165 का होगा। यू हैव टू राइट 175 minus 10, तो नेटवर्थ इज 165। एज अ रिजल्ट आप कैलकुलेट कर सकते हो कि आपका LTCA कितने का आने वाला है। ठीक, तो ये मैंने आपको कैलकुलेट करके बताया कि हाउ वी हैव कैलकुलेटेड नेटवर्थ, एंड अकॉर्डिंग टू दिस, अगर आप कंप्यूटेशन में FVC लिखते हो तो FVC आपका कितने का है? 800 लैक्स का। ठीक है, सेलिंग कॉस्ट कुछ भी नहीं है, तो यही आपका नेट कंसिडरेशन बन जाएगा। आप नीचे से माइनस करोगे COA एंड लिखिए COA, दैट इज कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, ठीक, प्लस कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट COI, दिस इज इक्वल टू 165। माइनस करने से 635 रुपीज का आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ जाएगा। इसे कहते हैं स्लम सेल। क्लियर? फॉर्मेटिंग में पुट कीजिएगा, जैसे हम लोग फॉर्मेटिंग में पुट करते हैं, आप इस पूरी चीज को फॉर्मेटिंग में पुट करके ही कीजिएगा। क्लियर? तो हम लोग कुछ और स्पेशल केसेस और कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे, उसके पहले आप कुछ क्वेश्चंस मार्क कीजिए जो आपको होमवर्क्स में करने हैं। मार्क क्वेश्चन नंबर 23, this should be an homework. 24, 25,
एंड 28। आप इन क्वेश्चंस को होमवर्क में कंप्लीट कीजिएगा।